हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है BW वाला राहुल क्लासेस में। वहाँ हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिक्स में पढ़ रहे थे। तो आज हमारा डे था फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले सप्ताह करेंगे। तो आज हम देखते हैं, कल हमने आधा पार्ट पढ़ा था, ये यहाँ तक पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ा था गोलीय दर्पण तक। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम अगला आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो इसके गोलीय दर्पण के नियम देखते हैं हम आज। तो नियम हमारा फर्स्ट है अक्ष के समांतरकरण। जो अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण अक्ष के समांतर होती है, जैसे ही अक्ष इसके समांतर होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य अक्ष दर्पण से गुजरती है, तो वह गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ओके गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं फोकसीय किरण। हम इसको जूम कर लेते हैं। फोकसीय किरणें, तुम्हारा फोकसीय किरण है दूसरा पॉइंट। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। जब किरण प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके गाइस, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। गाइस आगे देखते हैं अभिलंब किरण। तो अभिलंब किरण जब प्रकाश की किरण वक्रता बिंदु से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर पुनः लौट जाती है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी पथ पर लौट जाती है वापस। ओके स्टूडेंट, देखो ये आई और उसी पथ पर लौट गई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके नेक्स्ट हमारा तिर्यक किरण। तिर्यक किरण में क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह वापस उसी कोण से उसी माध्यम में लौट जाती है। तो गया उसी माध्यम में लौट गई। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, तो वही हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं ये कुछ है। बिंब की स्थिति, अगर बिंब की स्थिति अनंत है, अनंत पर है बिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस दर्पण पर, दर्पण के पीछे, फोकस पर दर्पण के पीछे होगी। ओके, और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होता है हमेशा। और सेकंड हमारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, अगर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच इस बिंब की स्थिति है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे होनी चाहिए। और प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वही होगी आभासी तथा सीधा। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा वस्तु अनंत पर है। देखो वस्तु अनंत पर है, तब तो वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस है। ओके, विशेषता आभासी सीधा बहुत छोटा, आभासी और सीधा बहुत छोटा बनता है। ओके, ये आया, ये वापस गया। ओके, वस्तु अनंत को छोड़कर कहीं पर भी हो, अगर वस्तु अनंत को छोड़कर कहीं पर भी हो, तो ध्रुव वह मुख्य फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनता है हमारा। कहीं पर भी हो तो मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और विशेषता आभासी और सीधा व छोटा होगा हमेशा। होगा। उपयोग देखते हैं वाहनों के पक्ष दर्पण में। जब वाहनों को हम देखते हैं, जैसे पीछे आने वाले वाहनों को ड्राइवर आसानी से देख सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब होता है। जो हमारे वाहनों में लगा होता है वो दर्पण उत्तल होता है और बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये रहा, वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन है गाइस, देख लेना आप ये सारी PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप देख लेना। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। ये सारे डायग्राम आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। अब अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण के हमारे उपयोग है टॉर्च व सैटेलाइट में।
सौर बत्तियों में, दंत चिकित्सक के दांतों को बड़ा करके देखने में, अगर छोटी चीज़ों से बड़ा करके देखने में, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में। ओके गाइस, दर्पण सूत्र, फोकस दूरी एफ, हम दर्पण सूत्र देखते हैं। फोकस दूरी एफ, बिंब दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी वी में संबंध। जैसे दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f होगा। ओके गाइस, 1/f होगा। ओके गाइस, बी हमारा प्रतिबिंब की दूरी और यू हमारा बिंब की दूरी और एफ हमारा फोकस दूरी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा, तो नेक्स्ट हमारा ये हमारा देखो ऐसे निकालते हैं। देखो एफ फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, तो ध्रुव प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। बी प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव प्रतिबिंब के बीच की दूरी बिंबु दूरी कहलाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा ध्रुव बिंब के बीच की दूरी, तो ये है 1AV 1U इक्वल 1F। दर्पण सूत्र, दर्पण उत्तल अवतल, अवतल उत्तल के लिए देखते हैं। अवतल उत्तल के लिए हम देखते हैं, तो अवतल के लिए हमारा एम एच बराबर एन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई एच और एस डैश। आवर्धन, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यह डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 1 मार्क्स में पूछे जाती है। ओके, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन आवर्धन कहते हैं। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो आवर्धन की डेफिनेशन आपको कंटिन्यू याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जैसे बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई एम बराबर इक्वल, आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एम बराबर HI/HO। एम HI की माइनस यू लिख दो, बी लिख दो, यू लिख दो। ओके गाइस, तो इस प्रकार ये हमारा आवर्धन का सूत्र हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा यदि एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यदि एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यदि एम धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। यदि HI/H2 प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। यदि HI बड़ा है HO से तो M बड़ा होगा 1 से और प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। ओके, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है और साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है और दर्शाता है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। ओके गाइस, ये समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा +1 होगा। ये आपको याद रखनी है, पॉइंट है, पॉइंट पढ़ लेने हैं आपको PDF में देख के। ओके गाइस, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमारा एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर, U बराबर -20 सेंटीमीटर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 8 है तो F कितना है, 80। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए, तो V हमें ज्ञात करनी है। तो दर्पण सूत्र से देखते हैं हम। हमारा दर्पण सूत्र 1/1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। हम देखते हैं स्टूडेंट तो बार बार क्या हो रहा है। आगे देखते हैं, तो आगे हमारा एफ हमारा दिया था 80, तो हमने लिख दिया 80। 1V हमें V ज्ञात करनी है, 1/-1V। ये हमारा इधर आ गया, इधर आ गया, ये इधर बराबर में पहुँच गया। तो हम इससे 80 हमने MC को ले लिया, 80 बन 80 80 4 प्लस 1 करोड़ होगा -4 -1, तो कितना होगा 3/80। हम इसको भाग कर देंगे तो हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हमारा आवर्धन आ जाएगा। आवर्धन का सूत्र हमने देखा था, M/H इक्वल -V/U, M बराबर -V/U M। ये हमारा आंसर आ गया, निकल गया, आवर्धन आ गई। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। ये हमारा सर्च चीज है।
हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही 5 हो गया। वो स्टूडेंट तो आपको ये सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, देखो हमने ये बता दिया है। उसी प्रकार होगा नेक्स्ट हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो पथ को विचलित हो सकती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद अवलंब से दूर जाती है। देखो सघन और विरल अवलंब से दूर जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा विरल माध्यम। ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, अब जिस सारी डेफिनेशन लिखी है आपको स्वयं पढ़ लेना है। ओके गाइस, ये सारी डेफिनेशन देखो। अपवर्तन की घटना के कारण क्या है? अपवर्तन की घटना प्रकाश चाल परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश का तरंग परिवर्तित हो जाता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता। निर्वात वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके स्टूडेंट, अब अपवर्तनांक पढ़ते हैं हम। अपवर्तनांक क्या लिखा है आपको पढ़ लेना है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट, ये वीडियो में सारी चीज़ पढ़ लेनी है, पॉज करके वीडियो पढ़ लेना है। मैं आपको रोक देता हूँ। ये सारे नोट्स बना लेने अच्छे से, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या हमारा। तो आगे एक क्वेश्चन दिया हमारा, अपवर्तनांक मात्रहीन होता है या? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपवर्तनांक मात्रहीन होता है, ये हमको याद रखना है। अपवर्तनांक मात्रहीन होता है। ओके गाइस, दूसरा नियम स्नेल का नियम है हमारा। अपवर्तनांक में स्नेल के नियम के अनुसार किसी माध्यम के लिए अपवर्तन कोण I की जे अपवर्तन कोण R की जे अनुपात सदैव स्थिर रहती है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। नियतांक SNI/SN। ओके गाइस, किसी माध्यम की प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमें दिया गया माध्यम प्रकाश की चाल 2 × 10⁻⁻। तो हम सीधा उठा के लिख देंगे क्वेश्चन में। अपवर्तनांक का सूत्र होता है वायु में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखते हैं n = 3 वायु और ये माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसका आंसर आ गया। ओके, अपवर्तनांक के उदाहरण। पानी में भरे गिलास में रखी पेंसिल की मोटाई दिखाई देना। पानी से भरे गिलास में डूबी पेंसिल से प्रकाश को जो भाग नेत्र तक पहुंचता है वह पानी से बाहर वाले भाग में आने पर प्रकाश दिशा में आता है, वह प्रतीत होता है। पेंसिल दोनों माध्यम पृथक करने पर तल पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये आपको इल्ले से देख लेना। उदाहरण एग्जाम्पल अपवर्तनांक। ओके स्टूडेंट, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। स्टूडेंट, एग्जाम्पल गोलीय लेंस, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाता है। यह कांच या प्लास्टिक का बना होता है। ओके, गोलीय लेंस हमारा कांच या प्लास्टिक का बना आता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस जो किनारों से पतले व बीच में मोटे होते हैं। जो किनारों से पतले होंगे और बीच में मोटे होंगे उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अपवर्तन के बाद किरणों को पास पास लाते हैं। जब अपवर्तन होता है तो किरणों को पास पास लाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा अपवर्तन लेंस, इसलिए इसे अपसारी भी कहते हैं। जो उत्तल लेंस है उसे हम अभिसारी भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उभयतल, समतल, अवलोतल। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम। देखो ये उभयतल है जी, समतल है जी, अवतल है। ओके, मुख्य परिभाषा देखते हैं हम। वक्रता के लेंस के गोलीय पृष्ठों को जिन गोलों को भाग मानते हैं इन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। ओके स्टूडेंट, ये C1 C2। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? वक्रता त्रिज्या, ये पढ़ लेनी है आपको पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट हमारा ये हमारे उत्तल लेंस है जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। तो किनारों पर मोटे और बीच में पतले। ओके स्टूडेंट, वो आपको पढ़ लेना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये हमारे वही मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है धीरे धीरे, मैं आपको बता रहा हूँ। फोकस तक देख लेना है आपको। ये सारी डेफिनेशन पढ़ लेनी है।
गोली लेंस के नियम पढ़ लेने हैं, जिससे आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मैं इससे अगली वीडियो अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंटों, गोली लेंस के लिए मैं आपको देख लेने हैं, ये आपका लेंस से प्रतिबिंब बनाम देख लेना है। ये रहा इस टॉपिक पे। जैसे बिंब की स्थिति अनंत पर, फोकस F1 के बीच की दूरी, गैस वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली किरण अवतल लेंस से अपवर्तन बचाव अपसारित हो जाती है, जिन्हें पीछे बढ़ाने पर बिंब का आभासी अत्यधिक छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब फोकस तथा फोकस स्थल पर लगता है। ओके स्टूडेंटों, ये आपको पढ़ लेना है सारी चीज़ें, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंटों, देखो अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देख लेना बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ये सारी चार्ट याद कर लेनी, क्योंकि पेपर में आ सकता है। अनंत पर होता है तो क्या होता है, अनंत और 2F1 के बीच होता है तो क्या होता है। जब मैं इसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो अच्छे से समझ में और आएगा। अपन सूत्र ये रहा है, हमसे प्रतिष्ठित करते हैं, आपको लिए माला में हमने सूत्र भी लिखवाया था। प्रतिबिंब सीधा हो तो प्रतिबिंब ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब उल्टा तो प्रतिबिंब ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ये आपको मालूम पड़ गया होगा। हमारा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। जैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देखते हैं तो उत्तल लेंस ये बीच में मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश कणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यह प्रकाश बिंदु को फैला देता है। इसमें वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। एक केवल वास्तविक प्रतिबिंब रहता है आभासी, इसके द्वारा बिंब से छोटे बराबर तथा बड़े प्रतिबिंब होते हैं। सदैव बिंब से छोटा प्रतिबिंब होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला, इसे आप हाईलाइट करके रख लें। लेंस की क्षमता हम नापते हैं डायोप्टर में। ओके गाइस, किसी लेंस द्वारा प्रकाश जूम करते हैं इसको, किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अपसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूर के व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P=1/f। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। एक डायोप्टर के बराबर होता है 1m-1। ओके, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा यह सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए। और हमारा ये टॉपिक वीडियो ख़त्म होता है। प्रकाश और परावर्तन का प्रति हमने नियम देख लिया है, इस पूरा फुल चैप्टर देख लिया। तो अगला चैप्टर हम देखेंगे केमिस्ट्री का। तब तक आप बने रहिए हमारी वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़।